आप नाश्ता वगैरह किया है ना? मतलब आप मुझे पता है आप सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं और आप दोपहर को जब आए हैं, दोपहर बाद आप आए हैं और आपके चेहरे पे एक चमक थी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ ये कैसे, मतलब मैं आता तो मैं थक जाता, ऑनेस्टली मैं सही बता रहा हूँ, बट आपके चेहरे पे एक चमक थी, तो कैसे? देखिए ऐसा 2 चीजें होती हैं जब आप राजनीति में आते हैं। हाँ जब मिल तक कोई काम करते हैं हाँ और आपको निरंतर उसमें सफलता दिखती है या सफलता मिलती है, हाँ तो आप अंदर से एनर्जेटिक होते हैं। हाँ। तो मैं भी राजनीति में हूँ और चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। चुनाव प्रचार में इतना जनता का समर्थन मिल रहा है कि उसे एक एनर्जी मिल रही है। मुझे लगता है वही स्रोत है। 40 डिग्री टेम्परेचर है सर। इसीलिए चेहरे पे चमक रहती है। हालांकि आप जानते हैं कि जब आप राजनीति में इस माहौल में होते हैं तो खाने पीने का कोई न समय होता कि कब आप खाने में सुबह खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं ये पता नहीं। तो जहाँ समर्थ यहाँ गया वहाँ कुछ खा लिया। अच्छा, कुछ गाड़ी में भी रख लेते हैं तो रास्ते में। तो क्या है फेवरेट, चाय, कॉफी, नारियल पानी या नींबू पानी? देखिए ऐसा कि रास्ते में रहते हैं तो नारियल पानी भी ले लेते हैं। सुबह भी एक नारियल पानी ले लिया। हाँ। कुछ फ्रूट्स ले लिए, कुछ बादाम 4-5 ले लिए। उसके बाद निकल पड़े। फिर रास्ते में रोटी 2 रख लेते हैं तो वो रोटी अपना आलू या सब्जी आज भी टिफिन पैक करके चलना पड़ रहा है। तो फिर मजबूरी है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आप भूखा रहना पड़ेगा आपको। तो देख लो, करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम जो है नेता बन गए तो मतलब ऐसे खाना तो लेके चलना पड़ेगा ना भाई। नमस्कार, मेरा नाम है राघव, आप मुझे जानते हैं। मैं रेडियो जॉकी रहा हूँ 13 साल तक अलग अलग शहरों में, और रेडियो पे काम करने के बाद फिर इंस्टाग्राम पे आपने मोहब्बत दे दी तो अब मैं कंटेंट क्रिएटर हो गया हूँ। कानपुर मेरा घर है और मैं कानपुर आया हूँ 2 वजहों से। अम्मा कसम एकदम सच्ची बोल रहा हूँ मैं। एक तो मम्मी को वोट डालना है और मुझे भी वोट डालना है, और जो महिलाएं ये सोच रही हैं कि वोट डाल के क्या हो जाएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। मैं पढ़ा लिखा रेडियो जॉकी हूं। मैं आपको एक बात सीधे सीधे बता देता हूं, पूरी दुनिया में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भारत की वजह से मिला है। जब भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला तब जाके दुनिया के और बड़े बड़े कई देशों में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। तो इससे पहले कि आप ये सोच के घर बैठ जाएं कि क्या ही होगा वोट डाल, प्लीज अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। जिसको डालना डालिए, लेकिन अधिकार का इस्तेमाल करिए, ठीक है जी। मेरे साथ हैं श्री रमेश अवस्थी जी, और जो कि कानपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीजेपी कैंडिडेट है। और मुझे एक चीज मैंने पढ़ी और पता चला, मैंने कंफर्म की, पता चला कि एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर कोई केस नहीं है। ऐसे कैसे नेता बने आप? मतलब देखो, अगर कमी पड़ रही है तो हमें बता दो, हम ही एक केस कर देते हैं। मतलब ऐसे कैसे मतलब ऐसे कैसे चलेगा बताइए? कोई भी केस नहीं मेरे ऊपर, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और तो आपके कॉम्पिटिटर में से तो कई ऐसे जिनके पास 6-7 केसेस हैं भाई। ठीक है, वो कॉम्पिटिटर है। अब ये जनता को तय करना है कि ऐसे कॉम्पिटिटर जिनके ऊपर धोखाधड़ी, क्या नाम, हेरा फेरी, 420, 406, तमाम सरकारी गमन को लेके तमाम केस हैं उनके ऊपर। और सर इतने सारे केसेस होते हैं तो भी टिकट तो मिल ही जाता है। मतलब टिकट उनकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया, और कांग्रेस पार्टी किसको टिकट दे, मैं तो केवल उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, तो कोई जोड़ रहा हूँ। कानपुर की जनता तय करेगी ये कि एक व्यक्ति के ऊपर, एक हिंदुस्तान में कहीं कोई केस दर्ज नहीं है, और एक व्यक्ति के ऊपर इतना केस दर्ज है, और जो उनकी स्थिति है कि वो स्कूल एक चलाते हैं जिसमें लोगों से फीस लेते हैं, ठगी के कई केसेस हैं। अच्छा। जो सरकारी गमन होता है पैसे, उस पे भी केसेस चल रहे हैं। तमाम और आरोप भी हैं जिसपे मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि राजनीति में अगर किसी के ऊपर आरोप लगा दो ऑन रिकॉर्ड अगर नहीं हो तो लोग कहते हैं अरे वो राजनीति के प्रेरक करते हैं। बट छवि क्या है ये कानपुर में लोग जानते हैं अच्छी तरह के। लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, वो आज चुनाव लड़ रहे हैं और हम उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता फैसला तय करेगी कि उनको कितने वोट से हराएगी। सही, मतलब फुल हुंकार भर रहे हैं आप तो, मतलब फुल हुंकार तो जनता भर रही। जनता का समर्थन इतना है, इसलिए उसकी वजह से हम लोग हुंकार भर रहे हैं कि भाई जनता जनार्दन तो आखिर में सब उन्हीं को उसी को चेहरे पे चमक दिख रही है। अब की बार 400 पार वाली। बिल्कुल। पर मुझे अच्छा ये जानना है कि मतलब 30 साल का आपका करियर है, आप पत्रकार भी रहे, समाज सेवा भी आपने किया, खूब की है, मतलब बड़ा अच्छा करियर है। मतलब एक हिसाब से मैं देखूं तो आपको तो मतलब कोई केस नहीं लगाया किसी ने?
देखिए, दो चीज़ें हैं। केसेस क्यों लगाएगा जब हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे? हाँ, तो क्यों कोई केस? तो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, कोई केसेस नहीं और टिकट भी मिल गया। नहीं, कानपुर बहुत बड़ी बहुत बड़ी टिकट है भाई कानपुर। देखिए, ऐसा है, दो चीज़ें हैं। हाँ। कि लोग कुछ लोग ये कहते हैं कि कानपुर में इतनी बड़ी जगह टिकट मिल गई, एक पत्रकार को टिकट मिल गई। तो जरूर है कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, और मुझे लगता है कि 30 ईयर प्लस से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि मैंने अपने शुरुआत राजनीति से की। मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट, जहाँ मेरा जन्म हुआ, ये इंटरेस्टिंग है, रुको सुनने दो। हाँ। वहाँ पे एक कॉलेज है, वो बहुत बड़ा कॉलेज है। वहाँ का जब चुनाव होता है तो वहाँ मिनी विधायक का चुनाव माना जाता है। मतलब वो कॉलेज का प्रेसिडेंट, मतलब अच्छा। वो मिनी विधायक वहाँ पे। तो उस कॉलेज में भी प्रेसिडेंट हुआ और भारी बहुमत से हुआ। वहाँ भी जब मैं चुनाव लड़ा था तो इसी तरह के लोग क्यास लगाते थे कि अरे बड़े, क्यों उससे पहले लोग जीतते रहे विपक्ष के लोग। और एक जो कॉलेज में एक पार्टी पॉलिटिक्स में सिंडिकेट बनता है। हाँ। तो मुझे लड़ाया गया। मैं सबसे कम उम्र का एक प्रेसिडेंट के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर लड़ाया जा रहा था। और वहाँ बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े। तो जब मैं चुनाव जीता तो सभी लोगों की जमानत जब्त थी और मैं भारी बहुमत से चुनाव जीता हुआ। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने शुरुआत राजनीति की, छात्र राजनीति की। और साथ में मेरे परिवार के बड़े भाई 1967 में जनसंघ से चुनाव लड़े। उसके बाद वो DIR मीसा में जेल भी गए। तो मेरा ये पारिवारिक बैकग्राउंड है कि मैं बचपन से ही संघ का एक कार्यकर्ता रहा। तब से लेकर भले ही मैंने पत्रकारिता की और जो भी अब राजनीति कर रहा, लेकिन शुरुआत से लेके जो भी मानसिकता है, विचारधारा मेरी, तो संघ की विचारधारा के साथ ही मैं जिया हूँ। ठीक है, आगे भी उसी विचारधारा के साथ जीऊँगा। तो उसके बाद ये कैरियर बाद फिर पत्रकारिता में आ गया मैं। राजनीति के बाद पत्रकारिता में 30 साल से अधिक मैंने करियर किया। और जो भी पत्रकारिता के जो उच्च पद होते हैं, हाँ, आप ग्रुप एडिटर थे, टॉप लेवल किया। ग्रुप एडिटर थे तो मैं 6 चैनल देखता था, एडमिन भी देखता था। तो जितना भी पत्रकारिता में जो इच्छा होती है, जब कोई पत्रकार शुरुआत से बनता है, तो मैंने शुरुआत छोटे पद से चालू किया, तो बाद में टॉप पे पहुंचा। तो अब फिर था कि, लेकिन इस बीच लगातार सबकी विचारधारा से प्रेरित होकर सामाजिक काम भी करता रहता था निरंतर। चाहे वो कोरोना कार्यकाल में आप रहा हो, कोरोना कार्यकाल में लोगों की सेवा करना। हमारे पत्रकार साथी, आप देखिए और रिकॉर्ड, जब हमारे पत्रकार साथी की डेथ हो गई थी, जागरण में काम करते थे, कोरोना में मुझे लगता पहले डेथ हुई थी। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो मेरी टीम मैंने भेजा और उनको आर्थिक सहायता दी, 1 लाख रुपए मैंने दी। उसमें मैंने कहा कि सभी साथियों ने मिलकर कहा कि नहीं, तो इस तरीके कोरोना पे भी जिन जिन लोगों की जरूरत पड़ी, मदद पड़ी, उनको हम लोगों ने, चाहे वो सामग्री के रूप में, चाहे आर्थिक सहायता के रूप में, दवाइयों के रूप में निरंतर सेवा की। ये मेरा एक अंदर से है। इसके लिए कोई उस समय नहीं थी कि मुझे राजनीति करनी इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। स्वच्छता अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। उससे मैंने हरिद्वार से लेके, मुझे लगता है कि 2016 की बात रही मे भी, तो हरिद्वार से लेके और बनारस तक मैंने स्वच्छता रैली, पहली रैली, अच्छा, करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ पहली रैली हमने स्वच्छता जन जागरूकता अभियान के तहत निकाली। सुतो में आपके घर में आया, बड़ी सफाई थी, मतलब हाँ, तो मानना पड़ेगा। आप तो मुझे ऐसा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे थे वो समाज के लिए, देश के लिए कर रहा है, एक जन जागरूकता अभियान करना है। और जो भी, देखिए, हम चाहे पत्रकार हों, चाहे किसी सर्विस करते हो, अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है, हाँ, वहाँ का प्रधानमंत्री अच्छा काम करता है और आपको लगता है वास्तव समाज के लिए अच्छा है, तो पहले तो आप इंसान हैं, उसके बाद कुछ और है। तो आपको जो आप कर सकते हैं वो समाज हित में, देश हित में आपको करना चाहिए। और ये मैं निरंतर करता रहा, निरंतर। उस समय मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ना उस समय कोई था कि मैं कोई लोकसभा का प्रत्याशी बनूंगा, राजनीति करूंगा। तो ये मेरा शौक था, सामाजिक सेवा मेरा एक शौक रहा है। और क्योंकि संघ की विचारधारा थी, तो संघ परिवार, आप जानते हैं कि समाज सेवा के लिए हमेशा आगे रहता है, देश सेवा के लिए आगे रहता है। तो जब चीज़ें हैं तो मैं आगे रहा। चाहे स्वच्छता अभियान भी बताया, 5 दिन की रैली थी, उसका समापन वहाँ पे हुआ था बनारस में, तो बड़े धूमधाम के साथ समापन हुआ। रास्ते में हम लोग रात विश्राम किया, जन जागरण अभियान चलाया पूरा रात में स्वच्छता अभियान के लिए। और बाद में मैं आपको बताऊँ, एक नेशनल मीडिया क्लब था जिसके माध्यम से हम लोगों ने निकाले थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा पत्र लिख के 2016 में प्रशंसा की थी इस अभियान की।
इस अभियान की प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी खुद की थी, स्वतंत्रता जो हमने चलाए। उसके बाद हम लोगों ने बांके बिहारी मंदिर पर, वहाँ पर जो गोवर्धन परिक्रमा है वहाँ लगातार स्वच्छता अभियान चलाया, चाहे बॉक्सेस जो है कूड़ेदान हो चाहे कुछ हो, तमाम स्वच्छता के ऊपर बड़े स्तर पे हम लोगों ने काम किया। फिर कोरोना आ गया, मैंने जितना बताया कोरोना में लोग आ रहे थे नोएडा से लेके यहाँ तक, जगह जगह उनको जो सामग्री देना होता वो किया। तो इन सब पीछे था एक भावना रहती है सनातन पे। जैसे सनातन अभी में मंदिर बन रहा था, तो मंदिर में हमने कानपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी सनातन जन जागरण यात्रा निकाली, लाखों लोग जन जागरूकता अभियान चलाया सनातन के लिए। काफ़ी भगवान राम के जब जो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लाखों कैलेंडर हम लोगों ने बताया था कि घर घर में श्री राम ने, कि हम कुछ भी हैं लेकिन आखिर में पहले सनातनी, तो इस पे मैं गर्व करता हूँ। तो चाहे सनातन के लिए काम करने की बात हो, चाहे समाज सेवा के लिए काम करने, निरंतर हम लोग करते रहे। साथ में एक जरूर है कि लोग जो नहीं जानते, जो मेरे बारे में नहीं जानते, और वो अपने आप कुछ खबर चलाते हैं। आप कुछ भी खबर चला देंगे। लोगों ने जब मैं टिकट मिली कि भाई पत्रकार को टिकट मिली, निश्चित रूप से एक पत्रकार को टिकट मिली, लेकिन उसके पीछे की कहानी जानी है कि मुझे पत्रकार के नाते नहीं, मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते चाहिए। ये जरूर है कि मैं वास्तव में कानपुर लोकसभा में मुझे जो टिकट मिली, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं कानपुर से छोटे कार्यकर्ता तो नहीं है आप, मतलब ये देखिए एक छोटे कार्यकर्ता का मतलब एक प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य लगभग यहाँ 5 साल से लगातार, और 2013 से मैं लगातार पार्टी में सक्रिय हूँ। पर डे के हिसाब से, मतलब पर डे मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ 2013 से। ये जरूर है, मैं पत्रकार भी रहा हूँ कि आपको लगता है कि जब आप राजनीति भी करेंगे, लेकिन राजनीति के लिए रोजी रोटी तो जरूरी है ना, तो उसके लिए कुछ तो करेंगे ना। तो मैं पत्रकारिता चूंकि रहा जीवन उसी में का, तो मैं नौकरी भी उसी में करेंगे, तो साथ में नौकरी चलती रही, लेकिन कंटिन्यू मैं राजनीति करता रहा। मैं कानपुर, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें बांदा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे मैं प्रत्याशिता के दौर में रहा हूँ। 2014 में भी रहा, 2019 में भी रहा, तो लगातार मैं सक्रिय राजनीति में रहा। लेकिन किसी न किसी कारणवश टिकट समय नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ बड़ा एक सिस्टम है कि भाई जिले से, क्षेत्र से नाम जाए, प्रदेश से जाए, फिर मॉनिटरिंग होती है, तमाम जगह मॉनिटरिंग होती है, संगठन से IB रिपोर्ट, LIV रिपोर्ट तमाम होता है। आपके बारे में पता करते हैं कि भाई पार्टी का व्यक्ति है, कितने साल से काम कर रहा है, क्या क्या अभी तक किया। तो इन सब चीज़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट मिली। एक जर्नलिस्ट मैं हूँ वो अलग चीज़, लेकिन जो मेरी मेरिट थी वो मेरिट मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ये जरूर है, ये मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि कानपुर की टिकट मिली, कानपुर की टिकट एक भारतीय जनता पार्टी की छोटे से कार्यकर्ता को मिली, और ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, ये और कोई पार्टी कर नहीं सकती। ये उसी में ताकत है, ये उन्हीं का विजन है। ये मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और अपने प्रदेश नेतृत्व को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वही एक छोटे से कार्यकर्ता को कानपुर जैसी लोकसभा का टिकट दे सकते हैं। एक भरोसा था मेरे कार्य के आधार पे, मैंने जो काम किए यहाँ पे। मैं लगातार यहाँ मुझे लगता है 2010 से तो लगातार मैं सक्रिय हूँ, रहता हूँ, मेरा घर यहीं है, मैं कानपुर का निवासी हूँ। 2010 से लगातार मैं रह रहा हूँ, लेकिन सक्रियता मेरी कानपुर में 1986 से है। मैं SD कॉलेज में ला करने के लिए आया था, उसी समय से मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हुआ। उसी समय तक छात्र राजनीति के तमाम लोग हैं आज जो मेरे साथ लगे हुए हैं, कई उसमें प्रेसिडेंट रहे कॉलेजों में, वो आज मेरे साथ लगे हुए हैं। उस समय से लेके कानपुर की हर गली, हर मोहल्ला, सबसे मैं परिचित हूँ 1986 से लगातार। तो कानपुर मेरी कर्मभूमि है जिसमें मैं लगातार रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्थायी रूप से मकान लेकर रहने लगा। लगातार हर साल, चाहे होली मिलन कार्यक्रम हो, चाहे और कार्यक्रम हो, मैं हर साल लगातार मेरे सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से जो भी कार्य होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, वो मेरे लगातार होते रहे। उसमें कानपुर के हजारों लोग शामिल होते थे हर साल, जिसमें तमाम भिन्न भिन्न वर्गों के सब लोग, ऐसा नहीं किया, पार्टी के अलावा भी लोग हमारे कार्यक्रमों में आते थे। तो ये सब एक इतिहास रहा। तो लोग जिनको ये पता नहीं रमेश अवस्थी पत्रकार के अलावा में क्या है, तो वो सिर्फ पत्रकार कहते हैं। जिनको ये जानकारी कि रमेश अवस्थी पत्रकार के अलावा में भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता है, और एक ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति, ऑफिशियल बॉडी, उसमें मैं कार्य समिति सदस्य हूँ, और निरंतर लगातार 2013 से भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में मैं लगातार सक्रिय हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया, वो एक कार्यकर्ता को टिकट दिया, एक पत्रकार को बात।
पत्रकार में हूँ, हाँ, इसमें मैं गर्व करता हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि पत्रकार, लेकिन सिर्फ एक पत्रकारिता पत्रकार को में नहीं टिकट, पत्रकारिता के आधार पर मुझे टिकट मिला, ऐसा ये नहीं। लोगों को भ्रम है। भ्रम है। जो जानते नहीं वो इस तरीके की चीजें करते हैं, जो मेरे प्रोफाइल और मेरिट के आधार पर टिकट दिया बाकायदा। हाँ, ये जरूर है कि और पार्टियों में होता वो प्रोफाइल देखते कि भाई ये प्रदेश के बड़े पदाधिकारी हैं, इनका आर्थिक बैकग्राउंड क्या है, इनका तमाम इनके और ऊपर सोर्स केसेस कितने हैं। सोर्स सॉरी, बाहुबली है कि नहीं, मैं कानपुर से हूँ, मौज में आप रहता हूँ। जानते हैं बाहुबली है कि नहीं, हाँ। इनकी लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, हाँ। ये तमाम उनकी मेरिट वो होती है। हाँ। हमारे यहाँ मेरिट होती है कि कार्यकर्ता है, संगठन में कितने दिन से काम कर रहा है, जब इनको टिकट दिया जाए तो संगठन को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो आप ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पार्टी की विचारधारा से हैं कि नहीं है, तो ये सब हमारी एक अलग मेरिट हो। उसके आधार पे मुझे लगता है कि पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने पूरा भरोसा जताया मुझ पे कि मैं कानपुर जाके चुनाव लड़ूं, और उनके भरोसे में मैं अभी तक तो खरा उतर रहा हूं, क्योंकि जब से टिकट दिया तब से लगातार पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारियों ने पूरी तरह से एक्सेप्टेंस किया। जो पार्टी में जो भी लोग होते हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हों, मंडल अध्यक्ष हों, हमारे जो मेयर हैं अगर पार्टी के आपके, सभी ने जो सिस्टम में है मुख्यधारा, सब ने मुझे समर्थन किया और किसी ने कोई मेरा विरोध नहीं किया। जबकि इतनी बड़ी जगह के लिए तमाम लोग ये कयास लगा रहे थे कि बड़ा विरोध होगा, ये होगा, सब कुछ क्यों मैं यहीं रहता हूँ। कोई बाहरी अगर होता तो लोग एक्सेप्टेंस होता न करते, तो चूंकि मैं लगातार यहाँ 2010 से मैं कंटिन्यू रह रहा हूँ, 86 से लगातार मैं यहाँ सक्रिय हूँ, तो सब लोग परिचित हैं, अपने हैं, सब संगठन में अपने लोग हैं। बाहर के लोग जो पार्टी विचारधारा नहीं में लेकिन वोट पार्टी को देते हैं, पार्टी में सीधे नहीं इन्वॉल्व, वो लोग भी सब हैं। तो सब पूरे कानपुर में व्यक्तिगत रूप से मेरा संबंध है। यही कारण है कि आज कानपुर के लोग पार्टी के अलावा में भी कानपुर का आम जनमानस मेरे लिए पूरे उत्साह और जोश के साथ लगा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मैं तो अब ये समझ रहा हूँ कि मैं नहीं, हर आदमी रमेश अवस्थी बनकर चुनाव लड़ रहा है। फुल डायलॉग नेता। क्या लाइन बोले वाह। तो आप और मैं तो सेम फील्ड से हुए फिर, है ना। मैंने मतलब जर्नलिज्म ऐसे तो छोड़ दिया, ठीक है, रेडियो छोड़ दिया, लेकिन अभी तो सब पूछ तो सवाल ही रहा हूं मैं भी, और सवाल तो आप भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप सवाल पहले भी कर रहे थे, सवाल बाद में भी कर रहे थे, अब सवाल करने वाली जगह चेंज हो गई है। पहले आप सिस्टम से बाहर रह के सवाल कर रहे थे, अब आप सिस्टम में अंदर हैं और जनता के सवाल करेंगे, तो करेंगे, निश्चित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो क्या लगता है जनता ने जिसने चुना है उसके हित के सवाल करेंगे। आज हम दूसरे से सवाल करते थे, अब जनता के हित के जो भी सवाल होंगे, जो फोरम होगा, चाहे वो लोकसभा हो, उसमें जनता के हित के सवाल, हवा तो लग रही है हमको भी। तो उसमें सवाल करेंगे और जनता के हित की जो भी समस्या है उसके लिए जो भी फोरम उपयुक्त होगा उसमें सवाल किया जाएगा। तो जनता ने चुना है तो जनता जनार्दन के पक्ष में तो बात करनी है, उसके बिल्कुल लिए सही बात, उसके लिए तो काम करना ही, उसी के लिए काम करने के लिए। मैं समझ सकता हूँ कानपुर की प्रॉब्लम टू रिप्रेजेंटिंग कानपुर दैट टू संसद, तो बढ़िया बात है। पर क्योंकि आपने कहा है कि सवाल करेंगे, और आपने एक और बात कही है अपने सभाओं में, वो है विकसित कानपुर, तो क्या सवाल करेंगे और विकसित कानपुर से आपका क्या मतलब है? कौन कौन सी चीजें जब हो जाएंगी तब आप कहेंगे विकसित कानपुर? मुझे लगता है कि जो भी किसी शहर का विकास है, अगर उस शहर में आप विकसित शहर का नाम देते हैं तो आपको सब चीजें लेनी पड़ती है। तो कानपुर हमारे औद्योगिक नगरी थी, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। यस, बिल्कुल। कानपुर 5 बड़े शहरों, देश के 5 बड़े शहरों, देश के 5 बड़े शहरों में उसका नाम आता था। आज उसका गौरव और वैभव था, वो नहीं रहा। कानपुर जिसका हकदार था वो कानपुर को नहीं मिला। इसकी तमाम वजह है। राजनीति में जो इच्छा शक्ति है, जो उसमें पहले लोग नेता रहे, पैसा तो हम अब भी कमा के सबसे ज्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआती दौर में जो भी लीडर रहे उन्होंने कानपुर के लिए नहीं सोचा, बल्कि अपने लिए सोचा, अपनी राजनीति के लिए। उनकी राजनीति कैसे चलती रहे इस पे काम करते हैं। कानपुर एक कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, लेबर पॉलिटिक्स यहाँ होती थी, तो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करते थे कि अगली बार उनको संसद कैसे बनना है, संसद तक पहुंचना हमको, उसमें वो 5 साल अपना गुजारते थे। उन्होंने कानपुर के लिए नहीं कभी सोचा कि कानपुर का विकास किया जाए, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस किया जाए।
मुझे लगता है कि वो इच्छा से कमी थी। तो आप उनका इसके लिए कदम उठाएंगे? बिल्कुल, मेरा एक अभियान, क्या रोड मैप कुछ आपने सोचा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखिए विकसित भारत का सपना देखता है। हाँ। और वो चाहते हैं कि छोटे छोटे शहर हों, उनका विकास हो, कस्बे हों, उनका विकास। हाँ, ये अच्छा तरीका है। अच्छा, छोटे शहर, छोटे गांव, कस्बे, इनका विकास हो, हाँ, ये उनकी हाँ, कल्पना है। हाँ, और मुझे लगता है कि उन्होंने आज तक जो भी सोचा है, हाँ, जो कहा है वो किया है। सपोज करिए कि मैं पिछली बार जब लंदन गया तो लोग मुझसे पूछ रहे थे, वहाँ के जर्नलिस्ट थे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय बोलते थे, भाई प्रधानमंत्री जी ने तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था से कम हो जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो जाएगी। ये तो सिर्फ कल्पना थी, सिर्फ हम लोग कभी मानते नहीं थे। लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने जादू कर दिया। आज प्रधानमंत्री की विजन की चर्चा देश नहीं पूरी दुनिया में होती है। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे राजनेता हैं जो कहते हैं सपना आपका और संकल्प हमारा। कोई दुनिया में नेता नहीं कहता। वो हर आदमी सोचता है कि मैं अपने लिए सपना देखूं और पूरा भी अपने लिए करूं। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं यार, सपना आप देखिए और पूरा मैं करूंगा। ये कौन करता है? किसी ने किया। और इसके उदाहरण भी है। मैंने राम मंदिर का सपना हम सबने देखा, हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर का सपना देखा, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हुए और वो सुरक्षितदार हुए। कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वाला कोई नेता नहीं कि जो हमारे पूर्वजों का वो सपना पूरा करता है कि राम मंदिर का निर्माण कराता है और रामलला के दर्शन कराता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे जैसे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हमारे पूर्वजों का भी सपना पूरा किया, हमारा भी सपना, तो हमारा आपका भी सपना था कि राम मंदिर का निर्माण हुआ। बिल्कुल। और उन्होंने किस तरीके से, कोई जान सकता था कि इस तरीके के राम मंदिर का ये निर्माण हो जाएगा? इस तरीके भव्य निर्माण हुआ। आज लाखों ने, करोड़ों लोगों ने रामलला के दर्शन किए। मेरी मम्मी अभी करके आई, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हमारे बाबा और दादा या पिताजी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए थे। तो बड़ी सौभाग्य की बात। फिर उसके बाद आप देखिए, जो भी राष्ट्र, मुझे लगता है 2 विचारधारा के लोग ज़्यादा रहते हैं। पहला सनातनी और दूसरा जो राष्ट्र प्रेम करते हैं। वो किसी जाति धर्म को हो सकता है कि वो हमारी पार्टी की विचारधारा के लिए, लेकिन देश के लिए समर्पित है। उनका समर्पण, जब देश की बात आती है तो उनका जज्बा देखने लायक होता है। उनके मतलब वो चाहते हैं कि देश के लिए कोई काम करे। बिल्कुल सही। तो धारा 370 समाप्त हो, ये सपना हम सब लोगों ने देखा था। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद सबने सपना देखा, लेकिन वो सपना नहीं पूरा हुआ। तो उस समय तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकारें थी, अलगाववादियों की धमकी में डर जाती थी, और उसके लिए धारा 370 नहीं समाप्त हो पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री की विजन को पूरा करते हुए, उनकी सोच को पूरा करते हुए माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने एक झटके में धारा 370 को ऐसा समाप्त कर दिया। वैसे लगता था कि ये छोटी मोटा कोई काम था, इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। आपने देखा, ब्रेव डिसीजन। ये कौन कर सकता है? ये माननीय नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और माननीय अमित शाह। मतलब और किसी देश में किसी राजनीति, उनकी जो इच्छा शक्ति है, जो सही है, अगर ठान लिया तो करना है। जो लोग कहते थे कि वो खून की नदियां बह जाएंगी, वहाँ अलगाववादी कहते थे, लेकिन नदियां कहाँ बही? आपने देखा कहीं खून की नदियां थी? आज आप जाइए, यहाँ नदियों की बात करते थे खून की, वहाँ साल से तेलंगाना रहा है, वो अलगाववादी आपको दिख नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल सही। तो बात तो सही है, पर इससे एक और बात याद आती है मुझे कि आजकल आप काफी इन्फ्लुएंसर्स के साथ, मतलब मीटिंग चल रही है आपकी, दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ आप रोड शो कर लिए हैं, और आज आप आरजे राघव के साथ टॉक शो कर रहे हैं, और क्या क्या बाकी रह गया है? मतलब कैसा रहा? मतलब रोड शो का कुछ बताओ ना, कैसा रहा? वो एक वीडियो भी वायरल हुआ, मैंने देखा कि वो बता रहे हैं। अच्छा, इससे तो मुझे एक और किस्सा याद है, बट मुझे पहले आप ये बताओ कि ये कैसा चल रहा है? मतलब पहले किस्सा भी बता दे, ताकि दोनों सब इकट्ठा करके बता। किस्सा मुझे याद है कि तो आप जब जा रहे थे रेलवे स्टेशन, आप पहुंचे, लोग स्वागत करने पहुंचे, तो वहां से एक बात निकली, किसी ने ये उठाया, ऑफ कोर्स ऑपोजिशन ने उठाया वो, कि रमेश अवस्थी को पहचानते ही कौन है। यहां से वो शुरू हुआ कंट्रोवर्सी आपसे, फिर वो मोदी जी वाला वीडियो वायरल हुआ, वो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे थे, और वहां से वो वाला वीडियो वायरल हुआ। तो जो चीज आपके नेगेटिव जानी चाहिए थी वो पॉजिटिव चली गई, घाटा हो गया उनको क्योंकि भले ही अच्छा हो गया कि मान के चलो नहीं पहचानते थे, तो अब तो और पहचानने लगे।
अब आप देश के मतलब बहुत चर्चित लोगों में से आ गए, तो ये कैसे मतलब? देखिए ये क्या कहना चाहिए, अब मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, देना चाहे वो पड़ेगा। लोग हों, चाहे हमारे कुछ मीडिया के साथी हों, हाँ, मुझे बड़ा सरप्राइज लगा लोग, मतलब किस तरीके, मैं तो एक सरप्राइज था उस घटना को जब मैं आया तो भाई ट्रेन से रेलवे मैं आया- स्टेशन वाली, हाँ। ट्रेन से आया तो वहाँ पे अलीगढ़ में बड़ा बड़ा स्वागत किया लोगों ने। हाँ, वहाँ उसके बाद इटावा में बड़ा स्वागत हुआ और इटावा से लोग, तमाम लोग पूरी बोगी में चढ़ गए, अच्छा, चढ़ के आ गए। कानपुर आना है उनको, सब लोग आ गए। मेरे से एक दोस्त है वहाँ पे, बाबूराम निसाती, राज्यसभा सांसद, वो भी मेरे साथ आए। अच्छा, वो आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो मैं, वो 5 साल यहाँ पे पूरे प्रभारी रहे कानपुर के भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, उनके अपने लोग हैं यहाँ, बहुत लोग हैं वहाँ। उनमें एक उनका सरदार है, मित्र है, तो वो उनका बहुत अच्छा फैमिलियर है। तब जब उसे पता चला बाबूराम निसाद जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए वो आगे हालांकि बीजेपी का है वो। तो जब भीड़ इतनी थी कि भीड़ में हमारे सांसद जी कह रहे थे कि मुझे किसी तरीके से निकलना है और मुझे लोग पकड़े हुए थे, तो वो इसी बीच में डिब्बे से जबरदस्ती धक्का मुक्की होते हुए बाहर निकल गए। और जैसे बाहर निकले तो उनके समर्थक जो सरदार जी थे वो तो पहले तैयार खड़े हुए थे, उन्हें लगा अरे बाबूराम जी पहले आ गए। तो उन्होंने बाबूराम जी को माला पहना। आप ये बताइए कि आपका अगर कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आप कांटे, आप सीनियर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में तो वैसे सम्मान की परंपरा रही है। बाबूराम की जगह कोई और भी सीनियर अगर होता नेता, तब भी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको सम्मान करते हैं। इसमें कौन सा गलत काम कर दिया कि उसके समर्थक ने अपने कोई नेता को, जिसको उनके घर पे भी रह जाते हैं, जब वो कानपुर आते हैं उसी घर पे जाते हैं, अच्छा, उसी सरदार जी के यहाँ, उन्हीं के रहते, फैमिलियर है, फैमिलियर। तो उसने उनको माला पहनाई। माला पहनाने के बाद बाबूराम, कुछ लोग नैरेटिव चेंज किए, जो लोग इसके लिए आए थे कि वहाँ भीड़ नहीं होगी, विरोध हो जाएगा अवस्थी जी को, वो लोग आए थे, कुछ विरोधियों ने प्लान किया था। अच्छा, अब मैं नहीं बता रहा, एक एजेंसी को प्लान किया गया था, वो लेने आई थी कि क्या भीड़ की दिखा दें कम। तो भीड़ इतनी अपार थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, तो वो भी उनका फ्लॉप शो हो गया। विरोध के नाम पे नहीं था, रमेश अवस्थी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो वो भी उनका फ्लॉप हो गया। क्या ये तो नहीं मिला, अब क्या मिले? तो बाबूराम को माला पहना दी। वो वीडियो इतना उन्होंने लेके कह रहे कि रमेश अवस्थी नहीं पहचानते बाबूराम को उन्होंने पहचाने। भाई ये क्या बात है? क्या आप ये क्या नैरेटिव आप करना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं भाई? आपने कहीं भी पूरे रेलवे स्टेशन पे किसी एक व्यक्ति की, आम आदमी जो स्वागत करने है, किसी एक व्यक्ति की बाइट ली कि नहीं भाई मैं तो अवस्थी जी को जानता नहीं हूँ, मैं यहाँ आया था, अवस्थी जी कौन है? किसी एक व्यक्ति की बाइट ली आपने? नहीं ली। मतलब आपने आप जाल में फंस गए। उस एजेंसी ने एक वीडियो रिलीज कर दिया जो जिस उद्देश्य से आई थी, और सब चैनल को कर दिया। वो लोग, हालांकि कुछ चैनल ने नहीं चलाया तो कुछ पॉजिटिव किया, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जब मैं कल गया था हिंदुस्तान अखबार में, उनका धन्यवाद देना। उन्होंने कहा मुझे कहा गया तो मैंने तो नहीं किया। मैं जानता हूँ कि रमेश अवस्थी जो आदमी 15 साल से यहाँ रह रहा है कंटिन्यू, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य है, हर साल उनके यहाँ लोग आते हैं, पार्टी के बड़े बड़े जो भी स्थानीय स्तर पर नेता आते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो सब जानते हैं। वो कैसे हो सकता है कि रमेश अवस्थी कोई पहचानता ना हो? मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि उनके एडिटर कह रहे थे, मैंने धन्यवाद भी दिया, उन्होंने कहा मैंने नहीं लिखा उस पर। तो लोग उनके ट्रैप, जिसको कहना चाहिए, फंसे। उसके बाद आखिर में सच्चाई तो सच्चाई होती है ना। सच्चाई जब सामने आई तो फिर उन लोगों के पास, जिन लोगों ने चलाया, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, क्योंकि बाबूराम ने कहा, उल्टा पड़ेगा। हाँ, बाबूराम ने कहा कि भाई मैं तो यहाँ 5 साल। अब उनको ये नहीं पता कि बाबूराम कौन है, बाबूराम निसाद जी कौन है। उनको ये नहीं पता कि बाबूराम जी 5 साल से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे। उनको ये नहीं पता कि जिस व्यक्ति ने माला पहनाई वो बाबूराम का पार्टी का कार्यकर्ता भी है, उनका फैमिलियर है, और वो उनका स्वागत करने के लिए आया था। जब उनको ये नहीं पता है, उनको नहीं पता कि रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के 5 साल से कानपुर से सदस्य हैं। रमेश अवस्थी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, 10 साल से लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश, स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सब पूरा काम करने के आधार पर उनको ये टिकट दिया गया। तो जब उनको जानकारी नहीं, तो जब आपको जानकारी अगर नहीं है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। ये आपकी गलती है अगर आप मेरे लिए कोई नैरेटिव चेंज बनाते हैं और जानकारी के अभाव में बनाते हैं। तो भाई इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपको बैकफुट पे तो आपको ही आना पड़ेगा। आज वो चीज़ मेरे लिए प्लस हो गई। आज हिंदुस्तान में जिन लोगों ने फिर बाद में मुझसे बात की, जब उन्होंने कहा नहीं अरे ये तो टोटल गलत है, तो कुछ लोगों ने सॉरी भी कहा। तो हमने चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे टिकट मिला था
किसी को नहीं पता था कि कानपुर से किसको टिकट मिला, आज पूरी देश ने जान लिया कि भाई कानपुर से रमेश अवस्थी को टिकट मिला। तो मैंने सबको धन्यवाद दिया। फिर वो मोदी जी वाला वीडियो, वो किस्सा क्या है? मोदी जी आपको कुछ तो गाइड कर रहे थे, कुछ गाइडेंस दे रहे थे आपको, और फिर वो वायरल हुआ। क्या किस्सा, क्या ओरिजिनल किस्सा क्या है? ऐसा कि माननीय प्रधानमंत्री जब आए तो मैं उनके साथ रथ पे था, सब माननीय प्रधानमंत्री थे, तो मुझे आगे किया गया कि भाई आप प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जी आगे खड़े होंगे, तो मैं था वहाँ। और मैं तो जीवन में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी इंटरव्यू लेता था, मेरा प्रोग्राम शो था, तो मैं 2 सवाल जरूर करता था कि आपके जीवन का सबसे अच्छा पल क्या है, जिसे आप कभी नहीं भुला सकते, वो क्या है, और एक सबसे बुरा पल जब आपने कहा हो कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं, छोड़ो। 2 मेरे सवाल हुआ कम से कम। तो अगर आज की डेट में मुझसे आप पूछेंगे आपके जीवन का सबसे बड़ा पल है, तो मैं कहूँगा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं रोड शो में था, और माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मुझे एक अभिभावक के रूप में, एक पिता स्वरूप, जो पिता का रोल होता है उसके रूप में, एक शिक्षक के रूप में अपने शिष्य को मान लीजिए, आप मुझे गाइड कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि आप अभिवादन करें। भीड़ इधर थी, बहुत अधिक भीड़ थी, दोनों तरफ बहुत भीड़ थी, तो मैं सामने भी देख रहा था। तो उन्होंने जब भीड़ देखा और भीड़ में जो उत्साह देख रहे थे, जो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि रमेश उधर भी अभिवादन करिए, इधर भी देखिए क्या बात है। ये गाइड कर रहे थे मुझे, शिक्षक के रूप में, पिता के रूप में। मतलब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता। और इसमें मुझे तो ये नहीं समझ में आया इसमें गलत क्या कर रहे थे वो, या गलत क्या हो गया। मतलब आपका जो भी आपका गार्जियन है, वो मेरे गार्जियन भी है, पिता तुल्य है। सपोज आप मुझे कुछ गाइड करो, तो उसमें क्या गलत है? उसमें क्या गलत कर दिया? आपके पड़ोस में कोई आपके बहुत अंकल लगते हो, और आपको लगता है कि आप इधर जाना है, आपको उधर ठीक नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं इधर से निकल जाओ, उसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने? तो मैं तो ये बड़ा सरप्राइज कर रहा हूँ कि आखिर में ऐसा क्या हो गया, क्या गलत हो गया। तो मीडिया ने कहा कि वो ये कर रहे थे, वो कर वो कर। अरे भाई, वो पार्टी के आधार पर अगर देखा जाए तो पार्टी के प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के से है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में है, तो उसके आधार पे वो मुझे गाइड करेंगे, ठीक। और फिर वो एक ऐसे व्यक्तित्व है, अगर उनका कोई कैंडिडेट है जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, तो उसको तो समझाएंगे ही पूरा। और ये मेरे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे गाइड करेंगे, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा पल था, बहुत बड़ा पल था। मैं आपको बता नहीं सकता किस तरीके से कि एक गार्जियन के रूप में वो मुझे ये कह रहे थे। और सबसे बुरा पल क्या है? वो आपने कहा कि वो पूछते आप तो नहीं, बुरा पल ये था कि जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं क्या अब उनके लिए बुरा हो गया है, लेकिन अब उनके लिए बुरा हो गया। तो ये मतलब अब वो कह रहे हैं कि अरे भाई ये तो गलत हो गया। अब माननीय प्रधानमंत्री जब आए गुरुद्वारा से, उनको शायद ये पता नहीं था कि वो क्या, अब मैं तो जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मास्टर के साथ खेल रहे हूँ, हैं ऐसा जो नहीं कहते लोग हिट विकेट होना। तो अब जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे डाला जा रहा है, मैं सरप्राइज कर रहा हूँ, क्या सोच है। आप अब बताएंगे। देखो अब वो भी राजनीति में उन्होंने दाव खेला एक। मैं तो बढ़िया, अगर मैं होता मैं भी खेलता, लेकिन ये अंदाजा नहीं लगा पाए वो कि ये दाव जब निकलेगा तो उल्टा पड़ जाएगा, है ना। देखिए राघव जी, सच्चाई होती है, और आप सच्चाई को आप ट्विस्ट करते हैं, आप उसके लिए तो आखिर में कभी तो कभी उसकी पोल खुलती है। और जब पोल खुलती है तो आपको ही बैकफुट पे आना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिला तो मैंने उनको त्रिशूल भेंट किया। और वो किस्सा भी मेरे को जानना है कि आपने त्रिशूल भेंट किया, मतलब कुछ तो सोच रही होगी आपकी। नहीं, मेरी सोच ये रही, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे तो सनातन नव जागरण की वो महानायक, और मैंने ये एक टैगलाइन भी दी है माननीय प्रधानमंत्री के, सनातन नव जागरण के महानायक। सनातन पे बहुत काम किया, सनातन के लिए मैं सभी सनातनियों को गर्व है। चाहे राम मंदिर निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ के यहाँ कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल में
कॉरिडोर का निर्माण हो, केदारनाथ में पूरा जीर्णोद्धार हो, बहुत अच्छा बन गया, तो मैं गया था पूरा इसके लिए आप समझिए क्या क्या नहीं किया। तो महादेव के भक्त माने जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आनंदेश्वर मंदिर, तो हमने कहा आनंदेश्वर मंदिर हमारा परमठ कानपुर, आप जानते हैं जो obviously। कानपुर में आएगा वो आनंदेश्वर परमठ ना परमठ मंदिर जाए तो उनकी जानते ही शरण में आता है। और बाबा जो वो आशीर्वाद दे देते हैं, हाँ तो भाई। आप जानते हैं वो आकट है। तो मैं भी जब आया हूँ शुरुआत में पहले दिन तो वहीं गया, परमठ मंदिर में गया। तो मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ ऐसा ही गिफ्ट किया है। तो मैंने उनको त्रिशूल के रूप में, जिसको उन्होंने बड़ा सराहा। और जब मैंने दिया उनको तो उन्होंने कहा कैसे हो रमेश बाबू। अच्छा, तो इससे पहले तो कभी प्यार था उनका, बहुत ही स्नेह था। प्यार तो वो आपसे करते हैं, वो दिखता है। नहीं, वो हमसे नहीं करते, हर कार्यकर्ता से करते हैं। मैं बता रहा हूँ, उनका व्यक्तित्व है हर कार्यकर्ता से। मान लो आप समझिए कि जब व्यक्ति दूर पे होता दिखते, जब वो किसी से मिलते हैं तो आप समझ लो कार्यकर्ता तो बस उनका होके रह जाता है। तो वो हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति से आप मान लीजिए उनका स्नेह और प्यार है, तभी आज वो इतने बड़े नेता हो गए। ये शायद उन्होंने अपनी लाइफ से सीखा है, मुझे लगता है, क्योंकि जब वो भी बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में ही धीरे धीरे आगे बढ़े, तो शायद उनका ये रहा होगा कि मैं जब कार्यकर्ता था तो क्या कमी होगी, तो वो आज वो पूरी करते हैं। एकदम बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझे लगता है कि जब वो बचपन से लेकर और उन्होंने जो राजनीतिक संघर्ष किया, एग्जैक्टली, हाँ, संघर्ष उनका एक बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव है। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जब भी वो इतने हुए तो बीच में क्या क्या चीजें रही, कौन सी चीज ऐसी होती थी जो उन्हें अच्छी लगती थी, कौन सी चीज से उन्हें अच्छा नहीं लगता था, कौन सी ऐसी चीज दूसरे को अच्छी नहीं लगती थी और उन्हें अच्छी, तो वो सब उन्हें अनुभव है इस चीज में। तो मुझे लगता है कि इसीलिए वो कार्यकर्ता की भावनाओं को देखते हैं कि कार्यकर्ता उसको उसी हिसाब से प्यार और स्नेह देते हैं। तो यही कारण आप देखिए ना कि जब प्रधानमंत्री जी का कानपुर का रोड शो, ऐतिहासिक रोड शो, प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को आप देखिए किस तरीके से उन्होंने कानपुर वासियों और कानपुर के रोड शो के लिए लिखा है उन्होंने। और जो रोड शो मैं बता रहा हूँ आप, सिर्फ लगभग 1.5 किलोमीटर रहा, और वो रोड शो माननीय प्रधानमंत्री जी जब चकेरी एयरपोर्ट से निकले हैं और यहाँ तक 17 किलोमीटर का रोड शो हो गया। और आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शेड्यूल बनता है कि आप वहां से चलते हैं तो मिनट टू मिनट बीच में कहीं रुक नहीं सकते आप। एक सुरक्षा कानून होते हैं, नियम कानून होते हैं, और सीधे आपको आना होता है। लेकिन वो सभी आप समझ लो जगह जगह तोड़ द्वार बना के लोगों ने, हजारों लोगों का करता, किसी ने नहीं बुलाया था उनको, वो अपने आप आ गए। माननीय बस अखबारों में विज्ञापन था कि माननीय प्रधानमंत्री जितने बजे आ गए उतने बजे आ गए। सुबह से उनको आना था, शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे आना था, और लोग वहाँ 10 बजे से लाइन लगा के रोड पे चकेरी से लेकर और यहाँ तक जगह जगह हजारों का इकट्ठा जमा हो गया, पूरे दिन जमा हो। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री ने देखा, अरे इतना इसने इतना स्वागत मेरा किया, तो प्रधानमंत्री जी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया और गाड़ी से निकलकर उनको हाथ हिलाया और लगातार वो 1.5 किलोमीटर से 17 किलोमीटर। मोदी जी कुछ तो कह रहे थे, मुझे लगता है रोज कुछ तो आपके मन में है, कुछ तो आप करना चाह रहे हैं, क्या क्या है बता दो भैया, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बता दूं और मैं कानपुर के बारे में बता दूं। मैं जगह जगह घुमा हूँ और जगह जगह मैंने बताया, घूम के मैंने ये पाया है कि कानपुर के मन में मोदी है, मोदी जी के मन में कानपुर, इतना ही मान लीजिए। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में कानपुर है और कानपुर के मन में मोदी है, वो कानपुर वालों ने दिखा दिया कि किस तरीके से भव्य उन्होंने स्वागत किया, किस तरीके से प्यार, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं स्वागत का भव्य स्वागत किया, ये कानपुर वासियों ने दिखा दिया। तो आप भी कानपुर वासियों को बता दो कि क्या प्लान है, कैसे। मैं मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर के विकास, कानपुर के पुराने वैभव और पुराने गौरव को वापस कराएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम हो रहा है पिछले कुछ पूरा। देखिए जब से डबल इंजन की सरकार आई, मैं बता रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, तब से लेकर जो डबल इंजन की सरकार जब से चालू है, तब से कानपुर के विकास के पहिए की रफ्तार आगे बढ़ाई और उसी गति को हमें आगे बढ़ाना है, उसी पे हम लोगों को काम करना है। ट्रिपल इंजन वाली, ट्रिपल इंजन तो नहीं कह सकते, डबल इंजन रहेगा, हम लोग तो उसके लिए काम करेंगे। तो वो काम करना है। और मैंने बताया कि हर क्षेत्र में जो विकसित कानपुर की आप बात कर रहे थे, तो चाहे पानी, बिजली, सड़क हो, चाहे मेडिकल हो, शिक्षा हो, और साथ में सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा पर्यटन है। यहाँ आप समझ लीजिए बिठूर बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, इसके लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसके लिए उतना काम और बहुत काम करने की जरूरत है। कुछ हुआ है अच्छा काम अभी सरकार जब से हमारी बनी तब से वो, लेकिन उस पर और प्लान कर सके ताकि टूरिस्ट आए, एक टूरिस्ट हब बन सके कानपुर। साथ में आप स्पोर्ट्स की बात करें, आप देखिए
ग्रीन पार्क में गया था लंदन में, तो वहाँ जब वहाँ घूमने गया स्टेडियम में, तो हम वहाँ गए, जो गैलरी थी उसमें ग्रीन पार्क का फोटो लगा। ओ अच्छा। यस, तो मुझे बड़ा लगा कि यहाँ पे ग्रीन पार्क, और वो लोग ग्रीन पार्क के बारे में मुझे पूछ रहे थे, तो कि भाई ग्रीन पार्क अब क्या, भाई आप क्या है इंडिया में जो है कानपुर के आप रहने वाले हैं, तो ग्रीन पार्क में बहुत बड़ा अच्छा स्टेडियम था, हम लोग मैच देखते थे। तो आज ग्रीन पार्क की स्थिति देखिए आप, कोई मैच नहीं आ रहा। आप लखनऊ में मैच चालू हो गया, नया स्टेडियम बना, ग्रीन पार्क कितना खूबसूरत है। अगर कोई छोटी वो चीज़ है तो उसको हम सही करा के उसको हम भव्य बना सकते हैं, और उसमें मैच का, तो ग्रीन पार्क के बारे में भी हम लोग काम करेंगे। कुछ आईटी पार्क के लिए कोई कंपनी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, उस पर काम। पहले एजुकेशन हब था कानपुर, एजुकेशन अभी कोटा भाजा, तो यहाँ एजुकेशन हब बनाने की बातचीत चल रही है, रोजगार कैसे मिले उसकी बातचीत चल रही है। जो हमारी बंद मिलें पड़ी हैं, वो क्योंकि शहर के अंदर है, पोल्यूशन और तमाम और समस्या नहीं, लेकिन उनका हम सदुपयोग कैसे करें, उसकी जगह का सदुपयोग कैसे करें, रोजगार कैसे बढ़ाएं, तो ये तमाम चीजों पर एक काम होगा पड़ा है। यातायात सुविधा है, सीवर की सुविधा मैं मतलब ऐसे देख रहा हूँ, जैसे मान के चलो कोई कंपनी आती है, 10,000 लोगों को जॉब मिली या 5,000 को मिली, 5,000 में से बाहर से लोग आए, उनके खाने पीने के लिए लोग रेंट पे रहेंगे, रेंट हो गया, एक काम से दूसरा मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा है, तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना शहर का। तो वही चीजें उन पे सब पे काम करने की होता है। आप एक क्षेत्र में नहीं जाए, हमारी ट्रेंडीज हैं उन पे और भी काम हो रहा है, मतलब उनके लिए सुख सुविधाएं, या रिंग रोड भी प्रपोज्ड है, लिंक रोड पर हम लोग एक पूरा बना रहे हैं, यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा प्रयास भी हुआ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, अनबरगंज से लेके वहाँ तक लगातार एलिवेटेड रोड, पूरा फ्लाईओवर टाइप से एकदम रेलवे के लगा, ताकि जाम की समस्या समाप्त हो सके। और ये जो ये बड़ी अच्छी बात हो रही है आपने, जो बीच में से रेलवे लाइन निकली है, उसके ऊपर से फ्लाईओवर की बात चल रही है, तो लगभग काफी काम हुआ, अब चालू होगा। उसके लिए एक निरंतर लगातार प्रयास किए जाएंगे, और उसका पूरा एक कंप्लीट विकास का मॉडल तैयार कराया जाएगा। यहाँ की जनता की भावनाओं के आधार, यहाँ की लोगों की भी राय ली जाएगी, और उसी विकास के भविष्य का कानपुर कैसा हो, उसी को आगे करके हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे इस संबंध में, माननीय मुख्यमंत्री से भी भेंट करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, दोनों लोग जो भी विकास का मॉडल तैयार होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी और उसकी स्वीकृति अवस्था। मुस्कुरा के बोलिए आप। हाँ, ये बात मुस्कुरा के बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो मम्मी को सच में बताने वाला हूँ कि मैं उस इंसान से मिलके आ रहा हूँ जो हिंदी राजभाषा समिति के कई सालों तक सदस्य रहे, जो अंग्रेज यहाँ कई सालों तक कानपुर में राज किए, कई जगह के नाम आज भी अंग्रेजों के नाम पे। सर जी जो है उनके घर में घुस के लंदन में अवार्ड लेके आए, मतलब, और दोनों हाउस में आप, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों जगह आपने ब्रिटिश के वहाँ पे पार्लियामेंट में अवार्ड दिया। सम्मान समारोह आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मान समारोह हिंदी राजभाषा के लिए। तो हिंदी दिवस पे उन्होंने कार्यक्रम किया था। अच्छा। तो उसी हिंदी दिवस पे, चूंकि मैं हिंदी राजभाषा सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूँ, हिंदी के लिए काम किया, और आज भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो सरकार भी चाहती है, पहली बार सरकार ने बड़ी जो नहीं एक इच्छा शक्ति के साथ हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। माननीय अमित शाह जी ने बहुत उस पर काम किया है कि हिंदी में काम हो। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं हिंदी में काम हो, उसके लिए तमाम चीज़ें किया है। तो उसी पे इनविटेशन मुझे मिला था लंदन से, और मुझे जाना था, तो मैंने कहा चलिए जाते हैं। वो फीलिंग क्या है कि यहाँ एक टाइम अंग्रेज थे और आप उनके घर? अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ कि हम लोग तो सोचते थे कि वे अंग्रेज थे, उनकी पार्लियामेंट थी, लोग थे क्या, मतलब एक जब मैं गया तो एक अलग फीलिंग थी। अलग फीलिंग थी। देखा पूरा, जाके पार्लियामेंट भी घूमी, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स जो उनकी संस्था जिसने अवार्ड दिया था, उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो बनाया गया था उनका एक पूरा, उसमें तमाम जगह के लोग आए थे, उनको अवार्ड किया गया था। हमारे गवर्नर भी थे MP के, वो भी थे उसमें, और भी लोग थे, इंडिया के भी लोग थे, बाहर के भी लोग थे। तो वो अवार्ड जो मुझे हिंदी दिवस पे ही मुझे मिला, उसके बाद बहुत अच्छा फील हुआ। और फिर बाद में मैंने बताया ना कि वहाँ के इंडिया के बारे में जब चर्चा हुई, तो लोगों ने कहा कि अरे आपके प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है, आज आपकी हमारी अर्थव्यवस्था छोटी हो गई, आपकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ गई, अब बड़ी, वैसे तो हम वाकई में तेजी से बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी की आज चर्चा, देश क्या विजन है, आपके PM का क्या विजन। आप देखिए, इससे पहले जो है सिर्फ जब आप विदेश जाते थे, आपके क्या कितने घोटाले हैं, क्या क्या हो रहा, कौन नेता जेल गया, कौन छूटा, इस पे चर्चा होती थी। आज विकास पे चर्चा होती, प्रधानमंत्री के विजन पे चर्चा होती, तो कितना प्राउड फील करते हैं आप।
आप उस प्रधानमंत्री को, हम्म, उस प्रधानमंत्री के लिए नहीं, आप वोट देने वास्तव जा में, रहे हैं। हाँ। इसलिए लोग पूरे देश की, मैं बता रहा हूँ, पूरे देश की लोग कह रहे हैं, पूरे देश की जनता इंतजार कर रही है, और जहाँ वोट पड़ चुके हैं वहाँ डाल चुकी है, और जहाँ वोट पड़ने वाले हैं वो इंतजार कर रही है कब वो तिथि आया, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर कमल पर बटन दबा के अपना माननीय प्रधानमंत्री को समर्थन दें। 13 तारीख को कानपुर में वोटिंग है। मैं तो आया ही इसलिए वोट डालने, और दूसरा मैं इसी सोच के आया था कि ऐसे कौन से प्रत्याशी हो गए जिनके ऊपर कोई केस नहीं, ये ऐसे कैसे चुने गए। और फिर मुझे एक और बात पता चली, आप आम कैसे खाते हैं। अक्षय कुमार वाला सवाल पूछो। और सच बताओ, अच्छा आम कैसे खाते हैं आप? देखिए सच बोलना देखो, या कोई फिल्टर नहीं। हाँ देखिए, ऐसा है कि मेरे बच्चे का बर्थडे होता है 14 जुलाई को। हाँ, हर साल हम लोग 2010 से एक, मैं कहा क्यों ना, आम मुझे बहुत पसंद है, मुझे पहले आपने कहा मैं आम को चूस के खाता हूँ। तो चूसने का मजा है, को भी चूस रहे हैं आप। मतलब है नहीं, मैंने सुना है कुछ लोगों ने अभी और भी आम को चूस के खाना बड़ा पसंद है। बचपन से हम लोग आम पसंद करते हैं। तो एक हम लोग यहाँ मैंगो पार्टी कराते हैं, तमाम लोग पूरे शहर के काफी हजारों लोग। मैंगो पार्टी, अब तो मैंगो फेस्टिवल हो गया वो, तो आपने वो दिल्ली में किया वो, उसका बड़ा स्वरूप हो गया। अब तो वो देश का सबसे बड़ा, ऐसा सुना है मैंने कि आप दुबई में भी करने वाले हैं। हाँ, प्रयास है कि अगली बार वहाँ के लोग जो संबंधित हैं उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा कल्चर। मेरा नाम राघव द्विवेदी है, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है सर, और बाकी आप बताइए। देखो आम पार्टी कौन छोड़ना चाहे भाई। देखिए एक आम पार्टी तो है, लेकिन एक होता है, बहाना होता है गेट टुगेदर का। हाँ। सब लोग जीवन में दिन भर पत्रकारिता, दिन भर राजनीति, दिन भर यही खुरापात, दिन भर यही सब चीजें, व्यवसाय, तो कभी न कभी कुछ तो चैन से बैठ के कुछ लोग गपशप करें ना। बात कही आपने। जीवन में कुछ तो यार आनंद लो, एंजॉय लो, थोड़ा मौज आनी चाहिए। तो कोई दिन एक आए ऐसा कि हम लोग एंजॉय, तो हम लोग बैठते हैं आराम से, चूसते हैं, कोई काट के खाते हैं, एंजॉय भी करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, गेट टुगेदर का एक बड़ा माध्यम है। और साथ में उसमें हम ये भी करते हैं कि लोगों को, जो किसान हैं उनके लिए भी तमाम चीजें उसमें रहती हैं, तमाम जगह के किसान आते हैं, उनको हम सम्मानित भी करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जो मंत्री हमारे प्रोग्राम में आते हैं, इस बार भी करीब 16 सेंट्रल मिनिस्टर, 15 देशों के राजदूत, और तमाम करीब 100 से अधिक में हमारा पार्लियामेंट आए थे। काफी पेशेंस है आप में वैसे। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, जैसे मान के चलो यहाँ भी बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत अटकते हैं, आप काफी पेशेंस से बैठे रहते हैं। मुझे लगता है, देखिए ये आदत है पुरानी है, 30 सालों का एक्सपीरियंस है। रखना चाहिए। आप धैर्य नहीं रखेंगे, आप हड़बड़ाहट करेंगे, आप कुछ, तो क्या उससे मिलने वाला है। जो चीजें हैं, और फिर पॉजिटिविटी आप में आती है जब आपको समर्थन मिलता है। मैंने कहा जनता का जितना इसी डर से आम खिला रहे हैं आप सबको। तो अच्छा, दुबई में आप करने वाले हैं, दिल्ली वाला बताओ थोड़ा, दिल्ली में क्या हुआ? मतलब आपने बहुत सारे लोगों को बुला लिया। बनाता है, लोग आते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, हम खाते हैं, सब लोग कल्चर प्रोग्राम में होता है, और साथ में जो आम उत्पादक लोग, किसान हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। पहले आप चुनाव में उनको हराते, फिर उनको अपनी ही आम पार्टी में बुलाते और उनसे आओ खाओ। ये देखिए, दो चीजें हैं कि इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे राजनीतिक लाभ के लिए करना है। हाँ। ये मेरा शौक है, और शौक में ये होता है कि कोई आदमी अपना पार्टी करता है, डांस प्रोग्राम कराता है, बड़े बड़े कल्चरल फिल्म स्टार उनमें डांस करा के, और दारू पार्टी करता है। हमारा शौक ये है कि हम तो सादा अपना काम करके बैठ के पूरा जीवन में, जब आप बचपन की याद दिलाते हैं, हम लोग किसानों के, उत्पादक किसानों को एक मोटिवेट करते हैं, उनको सम्मानित कराते हैं उनको, तो ये भी फीलिंग रहती है पूरी। और एक साथ में सब लोग बैठे हैं, चाहे पत्रकार साथी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे राजनीति से जुड़े लोग हों, चाहे एडवोकेट्स हों, सब क्षेत्र के लोग आते हैं। अब तो आप इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं किसानों को? इंटरनेशनल ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ से लोग, दुबई में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनकी काफी डिमांड है। उन्होंने कहा कि आप जरूर यहाँ कराइए, हम सब लोग यहाँ व्यवस्था करेंगे। तो आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं? मतलब ऐसा देखते हैं क्या चल रहा है इंस्टाग्राम पे? चलते देखते रहते हैं। देखो 18 साल के बहुत सारे लड़के लड़कियां जो वोट करेंगे आपको, तो आपने देखा है वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। आपने एक बच्ची को गोद में लिया है, और वो एक मीम चल रहा है आपका कि आपने बच्ची गोद में लिया, आप बच्ची से पूछ रहे हैं बेटा कविता सुनाओ, और वो सुना रही है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और अब की बार 400 पा रही है। मैं बता रहा हूँ कि बच्चे आजकल जो है मीम बना रहे हैं, बड़े मीम बना रहे हैं। हालांकि मुझे देखने का कम मौका मिलता है, लेकिन फिर भी देखता हूँ। देखता हूँ तो मैं सरप्राइज करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, मीम बना रहे हैं। और आज मैं एक जगह गया तो बच्चे ने पूरा इसी तरीके से मुझे लिख के कुछ दिया। हम सरप्राइज, छोटे बच्चे एकदम। अच्छा। और वो कह रहे कि अंकल अब की बार 400 पार। तो भाई छोटी बच्ची, मैं अभी गया
तो छोटे छोटे बच्चे बड़ी क्वारी उनकी होती है, उनको गोद में लेते तो पूछते हैं कि अंकल आप क्या करेंगे, तो मतलब इस तरीके के। तो एक बच्चा मिला मुझे, छोटा सा बच्चा था, हालांकि वो छोटा सा क्रिकेट खेला, तो मैं वहाँ रुक गया, तो मैंने कहा चलिए मैं भी जरा बैट मार लूँ, बचपन की याद ताज़ा कर लूँ। तो बोला अंकल ग्रीन पार्क में कब मैच होगा? तो मैंने कहा कि आई एम सरप्राइज। हमने कहा बेटा जल्दी होगा, है ना, डोंट वरी। जब से लखनऊ में लखनऊ से हम थोड़ा पीछे हो गए। नहीं बिल्कुल नहीं होता, आप उस पर किया जाएगा कि लखनऊ में रहें, लेकिन कुछ मैच ग्रीन पार्क को मिले, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और 4 मैच हैं तो लखनऊ में करा दो, यहाँ करा लो, किया जाएगा, ये सब किया जाएगा। मैंने कहा पर्यटन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, IT हब हो, सब क्षेत्र में, मेडिकल हो, स्वास्थ्य, सब क्षेत्र में काम किया जाएगा और प्लान के साथ किया जाएगा। मतलब मैं चाहता हूँ कानपुर में जो भी हो उसका स्थायी समाधान, न कि टेम्परेरी समाधान करके उसको तुरंत संतुष्टि कर दी, बाद में वो चीज़ आए। तो ये प्रयास है विकसित कानपुर हो, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस हो, और कानपुर के लोग प्राउड फील करें। मुझे ये अच्छा लगा कि एक ऐसा नेता भी है रेस में जिसके ऊपर कोई केस नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं किए। आपको अगर थोड़ी कमी हमें लगे तो आप हमको बता देना, एक आध वकील तो हम भी जानते हैं, यही है, इसी घर में है एक दो। काफी हमारे बच्ची काफी है ना। अच्छा। कितने नाम देख रहे होंगे, 420 धोखाधड़ी, फ्रॉड, काफी क्या कितने के, तो वो काफी उनके लिए। सर वो टिकट के लिए भी क्या पता, टिकट के लिए करना पड़ता खुद से करता था। खाता मैंने उनके लिए खोल दिया कि भाई ये तुम्हारे हिस्से में, बाकी ये सब हमें जनता की सेवा मुझे करने दीजिए। तो ये यहाँ की। तो कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं फिर आप? देखिए फाइनल बातचीत है, जो माहौल चल रहा है पूरा कानपुर मोदी में, ठीक है, और जितना चुनाव अब पास आ गया, अब कोई कंपटीशन रह ही नहीं गया किसी से। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ऐतिहासिक विजय होने जा रही पार्टी की, और जो विपक्ष का कैंडिडेट है उसकी अभी तक की, जब से चुनाव चालू हुए तब से लेकर अभी तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है, और वो अपनी जमानत जब ना हो इसके लिए पूरी तरीके से प्रयास कर। फिर आप उनको आम पार्टी देंगे? बिल्कुल, वो आते रहते थे। अब ये जरूर है कि मैंने उनको हमेशा मिठास दी, उनकी जवान में अब भी कड़वाहट है, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी उनकी कड़वाहट नहीं समाप्त हो रही तो मैं क्या करूं? फिर प्रयास करूंगा कि फिर उनके हिस्से आपने कच्चे आम रखे। हमें ऐसा लग रहा है। अच्छा, वैसे मुझसे बातचीत करके कैसा लग रहा है आपको? मैं तो आपके विद्यार्थी जैसा हुआ, मतलब आप मेरे सीनियर के भी सीनियर हैं। देखिए जब भी तो मेरे को अच्छा पैसा मिल जाएगा अगर मैं इसमें मतलब ऐसा इंटरव्यू करने लगूं, सारे नेताओं के, बिजनेसमैन के और एक्टर, मतलब ऐसा बढ़िया मिल जाएगा। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि आप किसी का इंटरव्यू, किसी बातचीत प्लांटेड करें, हाँ, कि आप इसको, हमें इसके काम लगाना है, हाँ, ठीक, तो वो आप उस विचारधारा से करें। एक होता है नहीं इसकी बहुत मुझे वो करनी है, फ्लैटरिंग करनी है, तो जनता समझती है, लोग समझते हैं, वो फिर आपको उतना तवज्जो नहीं देते। जब आप नेचुरल वे में बड़ी ईमानदारी के साथ, चाहे सच्चाई हो, चाहे कड़वाहट हो, कड़वे क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चन हो, जब आप नेचुरल वे में बात करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपका जो मैंने अभी देखा कि आप हर चीज को नेचुरल वे में, जीवन का जो नेचुरल वो है, वो उससे साथ करते हैं, तो आपको पसंद करेंगे। और आप अगर इसी तरह करते रहे, मेरी शुभकामनाएं है कि एक बहुत बड़े आप मैं तो एक्टर बनूंगा सर। एक्टर बनेंगे नहीं, बनेंगे एक अच्छे इंटरव्यू, अच्छे एंकर जरूर बन जाएंगे, एंकर बनेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं भी। मैं वैसे गाना वाना भी गाता हूँ, मतलब मैं आवाज अच्छी है मेरी। बहुत बड़े, तो एक सुना दीजिए ताकि लोग भी सुनेंगे कि भाई हमारा जो इंटरव्यू व्यक्ति लेने क्या बात। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े कंटिन्यू। अब तो आगे मुझे याद नहीं, बट ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगली बार सुनेगा। बड़े आराम से सुनेंगे, बड़ी महफिल हो जाएगी वो। बट मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे 2-4 चीजें काफी अच्छी लगी। एक, आप काफी नेचुरल है। दूसरा, आपने नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव लिया, हालांकि हालात ने भी वो आपकी तरफ पॉजिटिव कर दिया, प्लस आपका एक्सपीरियंस उसमें काम आता है। बात हालात की नहीं, बात है कि जो भी सच्चाई होती है, हाँ, वो आखिर में आई जाती है। अगर मैं, अच्छा ये दोनों घटनाओं में मेरा रोल क्या है, मैंने गलत क्या किया, तो पॉजिटिव चीज जो एक रूटीन में चीजें होती है, वो रूटीन की चीजों को जो आप प्लांटेड करते हैं, ये प्लांटेड किया गया, तो प्लांटेड जब भी आप करेंगे तो एक्सपोज होना है आपको। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ आप कोई मुद्दा लाइए,
कोई बहुत बड़ा कोई करप्शन का मुद्दा हो, कोई और आपको मुद्दा लग रहा हो, बड़ी साफ सुथरी छवि वाले नेता तो है आप लाइए मेरे खिलाफ और उस पर बात करिए, बहस करिए, डिबेट करिए। आप प्लांटेड कोई चीज जो है नहीं, अब वो आप आरोप लगाते हैं। अब मैंने कहा, जैसे मैं आपने भले ही आप भूल गए हो, मैं बता रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि भाई जब उनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने कहा रमेश अवस्थी जी बाहरी है, ठीक है। अब आप बताइए, तो मैं कल एक इंटरव्यू में था, मैंने उन लोगों, तमाम शहर के बुद्धिजीवी बैठे हुए, किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, हमने कहा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और अगर आप उससे सहमत हो तो आप फिर इसके जवाब आप लोगों को देंगे, अगर नहीं सहमत हैं तो आप मेरे ऊपर सवाल डालें। मैंने कहा मैं यहाँ पर 2010 से लगातार रह रहा हूँ, जो लोग आरोप लगाते हैं वो मेरे कार्यक्रमों में आते रहे, ठीक है। वही लोग जो आरोप लगाते हैं कि वो बाहर, वो मेरे 15 साल, मतलब 2010 से 15 साल लगभग हो गया, तो मेरे कार्यक्रमों में आते रहे, मैं उनके यहाँ जाता, ये बात भी सही। दूसरा, मेरे बच्चे यहीं पढ़े हुए, मेरा बच्चे की पढ़ाई यहाँ जयपुरिया स्कूल में हुई, मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर कार्ड यहीं का है, ये मेरा जहाँ बैठे हुए मेरा अपना निजी आवास है। उसके बाद भी अगर कोई मुझे बाहरी कहता है तो क्या मैं बाहरी हूँ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कानपुर के लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है बाहरी है तो सर के पास आइए, छत घूमिए एक बार। नहीं, तो मैंने कहा अगर आप, और अगर आप ये कैटेगरी आप करते हैं कि इसके इतने साल के बाद, इतना सब होने के बाद कोई व्यक्ति, फिर तो आप अगर ये आधार मान लेंगे तो कानपुर आधा खाली हो जाएगा, सबको आपको बाहरी घोषित करना पड़ेगा। इसीलिए वो बात मैंने अवॉइड की। तमाम नहीं, आपने अवॉइड की, लेकिन मैं तो स्वीकार करता हूं। देखिए, मैं तो जीवन में हर चीज, हाँ, जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैं हर उस आरोप का जवाब देना चाहता हूँ, ताकि जनता कानपुर, वो अच्छी बात है, और देश की जनता ये जाने कि रमेश अवस्थी कौन है, रमेश अवस्थी आखिर में क्या है, रमेश अवस्थी को टिकट क्यों मिला, रमेश अवस्थी बाहरी है या कानपुर के हैं या कानपुर के कर्मी होगी। तो मैंने कहा राजनीति में मैं किसी का नाम नहीं ले, राजनीति में तमाम ऐसे लोग यहाँ कानपुर में, बाकी देश में तो बहुत हैं, आप जानते हैं कि लोग जिनका ना घर है ना मकान है, और चुनाव आते हैं, लोकसभा में पार्टी देती है और वो चुनाव जीत के चले जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। कई दलों, जो लोग आरोप लगा उन्हीं के दलों की आप बात कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो खैर, इस पे नहीं जाना था, ठीक है, लोकतंत्र में पूरे देश में आदमी चुनाव लड़ सकता है, उसका अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ का कर्म, मतलब मेरा यहाँ तो कर्मभूमि है। अगर आप ये आधार लेंगे कि शायद 15 साल रहने, कंटिन्यू रहने के बाद, घर मकान लेने के बाद, बच्चे पढ़ने के बाद, आधार कार्ड, उसके बाद भी आप मानेंगे, तो फिर तो आपको मुझे लगता है 40-50% लोगों को आप बाहरी घोषित करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मुझे वो बेसलेस लगा था, हम लोग मुझे बहुत ही बेसलेस लगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी मान के चलो मैं कानपुर का हूँ, अब एग्जैक्टली तो मैं भी कानपुर में, मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ, बट अगर मैं मुंबई में रह रहा हूँ और मैं वहां काम कर रहा हूँ तो वो मेरी कर्मभूमि हो गई। अब उससे पहले कानपुर था, तो अगर मैं मुंबई के लिए कुछ कर रहा हूँ और मैं अच्छा करना चाहता हूँ तो उसमें ये थोड़ी बात है, कौन सी बात है? कानपुर के लिए मैं लगातार समाज सेवा जुड़ा हूँ, कंटिन्यू काम कर रहा हूँ लगातार 15 साल से। मैं उसके बाद भी अगर कोई कहता तो उन लोगों ने, मैं अप्रिशिएट करूंगा, कानपुर के जितने भी हर क्षेत्र के लोग वहाँ बैठे थे। हिंदुस्तान अखबार में इंटरव्यू चल रहा था और तमाम चाहे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, इंडस्ट्री थे, शिक्षा जगत से और भी लोग जुड़े हुए लोग थे, तमाम हर क्षेत्र के लोग बैठे हुए थे। एलीट क्लास जिसको बोलते हैं, करीब मुझे तब 40 से 50 लोग रहे होंगे। सबने कहा मैं नहीं जानता था, और अब इस बात का जवाब हम लोग। तो कानपुर की जनता से मैं अनुरोध करना था कि आप लोग जवाब दीजिए, कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा कि रमेश अवस्थी के खिलाफ वो लाए क्या। रमेश तो उनका वो वीडियो वाला भी मामला उल्टा कर दिया, वो भी उल्टा हो गया। तो आप कह दो कि आओ आम खा लो, तो तो दिक्कत है भाई, सामने ऐसे कैसे आप कोई छोड़ नहीं रहे हो कुछ, तो वो चीज़ है। तो बाकी जनता जवाब देती है, हर कैंडिडेट के बारे में, हर पार्टी के बारे में सब जनता जानती है, और जनता बहुत जल्दी काम के आधार पर बात करेंगे ना। अपने जो मैं काम करूंगा, मेरा काम बोलेगा, भविष्य में लोग देखेंगे कि। तो अगली बार जब अपन बातचीत करेंगे तो हमें लगता है फिर काम पे बातचीत करेंगे बहुत ज्यादा। बिल्कुल, मतलब बहुत लंबी बातचीत होगी और काम पे होगी। हाँ, कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है, एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।